हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सह संयोजक यौगिक। इस उप सह संयोगिक में अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था EAN यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक। EAN इसके बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है कि किसी भी यौगिक में, किसी भी उप सह संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस केंद्रीय धातु परमाणु के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम बोलते हैं EAN। इसका एक एग्जाम्पल, पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लिखा था, वो है K4FeCN6। ये कोई यौगिक है, इसमें आपको Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु आयरन, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN फाइंड करना है। अब EAN फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। देखो जरा फिर से समझो कैसे ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हैं। एक पोटेशियम का चार्ज होता है +1, 4 पोटेशियम है तो +4। उसके बाद आपको निकालना Fe का आवेश चार्ज, तो उसको लिख दिया आपने X। उसके बाद साइनाइड, लिगेंड का आवेश आपको याद होना चाहिए। साइनाइड पर आवेश होता है -1 और 6 साइनाइड है तो -6 इक्वल टू करके क्या कर दें 0। आपने सभी का आवेश लिखा और इक्वल टू 0, और x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास +2। यानी कि यहाँ पर Fe जो है वो +2 अवस्था में है। और आपको ये पता करना है कि इस यौगिक में Fe के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जरा, इसी को हम बोल रहे हैं EAN ऑफ Fe का। सबसे पहले तो मैंने लिखा 26। परमाणु क्रमांक जो है आयरन का 26 होता है, यानी कि 26 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होते ही है पहले से, लेकिन आवेश कितना आ रहा है +2, और +2 का मतलब ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, आपने कर दिया -2। ये तो गया 26 इलेक्ट्रॉन Fe के, 2 इलेक्ट्रॉन के वाले माइनस की, जो आवेश आया +2 आवेश तो -2 कर दिया। अब इसमें वो ऐड करो, वो जोड़ दो इसमें जो इसको लिगेंड से मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन चेक करने थे हमको Fe के, तो लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं जरा देखना। साइनाइड जो होता है वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मीनिंग है एक लोन पेयर देने वाला, यानी कि एक साइनाइड हमको एक लोन पेयर देगा और 6 साइनाइड 6 लोन पेयर देंगे। लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, कितने इलेक्ट्रॉन हुए उसमें 2, यानी कि एक एलपी में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से मिल रहे हैं 6 एलपी, और 6 एलपी हैं और एक एलपी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सीधा सीधा 12 भी लिख सकते हैं, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन हमको यहां से लिगेंड से मिल रहे हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। इस तरह से हमने देखा कि इस कंपाउंड का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 36 हो रहा है। ये हमने लास्ट टर्न तक पढ़ा था, और इससे पहले IUPAC नेम लिखना भी सीखा था। आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, IUPAC नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इसका ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं हम EAN के अंदर ही हम चल रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा संकुल EAN नियम का पालन करता है। EAN नियम का पालन करने का मतलब यह है कि इनमें से वो कौन सा संकुल है जिसमें किसी केंद्रीय धातु परमाणु का जो EAN है वो उसके समीपस्थ इनर्ट गैस, नियरेस्ट अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ रहा है। जैसे हम बात करें, पहला वाला लिया हमने NiCO4। सबसे पहले तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। निकल का चार्ज जो कितना आ जाएगा 0 होगा। निकल का चार्ज कितना है यहाँ पर 0, यानी कि न्यूट्रल। CO का चार्ज 0 तो निकल भी 0 हो गया। अब मुझे EAN निकालना है। इसका EAN निकालना है तो आपने लिखा निकल का एटॉमिक नंबर कितना 28। 28 के बाद जोड़ दो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं। हम जानते हैं CO मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक CO से एक लोन पेयर, 4 CO से 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। आप इसमें 8 जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 36। यानी कि अगर इस कंपाउंड को देखें हम पहले वाले को NiCO4, इसमें EN कितना आ गया 36 आ गया है। इस तरह से आप बाकी भी निकालें। देखो जरा यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में भी Fe जो है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, क्योंकि CO का चार्ज 0 तो Fe भी 0 हो जाएगा। ऑक्सीकरण अंक निकाल लें। अब मुझे इसका EAN निकालना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए वही सबसे पहले लिखो आप Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं CO से वो लिख दो जरा। अब 5 CO हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा 36। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कहां पर EAN नियम का पालन नहीं हो रहा है, यानी कि कहां पर अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं आ रहा है EN। जरा हम यहां पर देखें
तो ये जो निकल है, इस निकल के अंदर कितना आ गया 36। हम जानते हैं कि निकल के बाद वाली जो इनर्ट गैस है उसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, तो ये तो EN रूल को फॉलो कर रहा है, EN नियम का पालन कर रहा है। यहाँ भी 36 आ गया। Fe के बाद जो है अक्रिय गैस वो 36 होती है। ऐसे आप क्रोमियम में फाइंड करें, ऐसे ही मैग्नीज में फाइंड करें। क्रोमियम वाला अपने आप फाइंड करना, मैं मैग्नीज वाला बताता हूँ। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25, ये 25 हो गया। 25 में आप क्या जोड़ दें, ये जोड़ दें, इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 10, तो 5 सी हो ना, तो कितना हो गया 35। यानी कि यहाँ पर इस फोर्थ वाले कंपाउंड में EAN रूल का फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। इसी में दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो जरा फिर से EAN का एक क्वेश्चन है। यदि यह संकुल EAN नियम का पालन करते हैं, यानी कि आपको ये दे दिया कि ये 3 संकुल दे रखे हैं ABC और ये EAN नियम का पालन कर रहे हैं। EAN नियम का पालन करने का क्या मतलब है कि ये जो इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस है, जो इसी आवर्त में आने वाली, जैसे Fe वाले आवर्त में आने वाली जो अक्रिय गैस है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर इसका EAN आना चाहिए। तो अब आपको EAN का पालन करें, इसका मतलब इन सब में क्या आ रहा है, जैसे ये Fe, क्रोमियम और निकल है, इसका मतलब सभी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आएगा। ऐसा आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि इनका 36 आएगा, और आपसे पूछा ही x की वैल्यू, ये पूछा आपसे x की वैल्यू, या यूं बोल दूं मैं, जैसे Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, 26 में कितना ऐड करें कि 36 हो जाए, बस आपको ये निकालना है। ऐसे ही क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, 24 में कितना ऐड करें कि 36 हो जाए। ऐसे निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28, 28 में कितना ऐड करें कि 36 हो जाए, क्योंकि हमको ये दे दिया कि ये EAN रूल का पालन कर रहे हैं और इन पे कोई आवेश है नहीं, तो पहले इनके खुद के इलेक्ट्रॉन लिखें और मुझे लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। अब देखो जरा, लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे करना है 36, तो 36 करना है तो मुझे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 10, 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मुझे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब CO कितने लगाने पड़ेंगे 5, क्यों, क्योंकि एक CO से हमको कितना, एक CO से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और 2 CO है 5 CO मिल जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ इसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी कि 5 CO चाहिए। इसी तरह से आप बाकी सब में पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होगा ये बन जाएगा, यहाँ जी हमको 5 यहाँ चाहिए, हमको CR है 24 और 36 करना है, तो बताएं जरा कितना जोड़ें 12, 12 का मतलब हो गया 6, तो यहाँ हो जाएंगे 6 और इधर हो जाएंगे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5, 6 एंड 4। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट EAN में चल रहा है बहुनाभिकीय संकुल। बहुनाभिकीय संकुल हमको क्या करना है कि कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 3 कंपाउंड लिखे हैं। जनरली हम ऐसा देखते हैं, जितने भी हमने कंपाउंड देखे हैं, जितने भी हमने कंपाउंड लिखे हैं कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक, उनमें ही देखा है कि एक बॉक्स के अंदर, जैसे हम बॉक्स बनाते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी, इसमें एक ही धातु परमाणु होता है। एक जैसे K4Fe तो Fe आया, या NiCl4 लिखा तो केवल एक निकल आया। जनरली एक मेटल होते हैं और उनको बोला जाता है मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड। लेकिन ऐसा हमारे सिलेबस में 3 कंपाउंड ऐसे हैं जहां एक बॉक्स में एक से ज़्यादा मेटल, जैसे मैग्नीज 2 हैं, या कोबाल्ट 2 हैं, या Fe 2 है, इनको बहुनाभिकीय संकुल कहा जाता है। इन बहुनाभिकीय संकुल की हम यहाँ पर संरचना बनाएंगे, लेकिन इससे पहले इस पर जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो इसमें यह बनता है कि इनका EAN कितना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो हमने यहाँ पहले से लिख दिया 36। इन तीनों कंपाउंड में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 36 है। या यूँ बोल दूँ, इन्होंने जो डाइमर बनाया, जैसे Mn का एक कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा MnCO5, MnCO5, और इसका EAN अभी हमने फाइंड किया और जो इसका EAN आ रहा है वो 35 आ रहा था, 35। अब ये EAN को पूरा करेगा, तो ये 2 तरीके से अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को 36 कर सकता है। कैसे कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 36 हो जाएगा, या फिर ये डाइमर बना ले, और ये इसी का डाइमर होता है Mn2COL10, और इसमें भी इफेक्टिव नंबर कितना हो जाता है 36 हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस MnCOL5 ने EAN को कंप्लीट करने के लिए, 36 करने के लिए डाइमर का निर्माण किया है। तो इस तरह से डाइमर यहाँ पर बनते हैं। अब हम यहाँ पर सभी का एक एक करके इनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिया Mn2COL10। इन तीनों यौगिकों में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा EAN, जो कि मैंने सीधा लिख दिया कि 36 आएगा तीनों का। दूसरा एक और क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। सेतु
लिगेंड कितने हैं। सेतु का मतलब दोनों मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऐसे सेतु लिगेंड कितने हैं। तो मैं जरा इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, वो देखें जरा आप। इसकी स्ट्रक्चर ये है, ये हुआ Mn और Mn आपस में जो है वो बॉन्डेड है। पहले तो एक तो इस तरह के स्ट्रक्चर, CO कितने 10, तो 5 CO इस तरह से बॉन्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 CO यानी कि कार्बोनाइल लिगेंड इस तरह से बॉन्डेड होते हैं इसके साथ। इसी तरह से इस वाले CO के साथ, इस वाले Mn के साथ भी जरा देखें, 1 2 3 4 एंड 5, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा। लिगेंड है तो लिगेंड है तो उपसहसंबंधी बनाएगा, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। ये बन गया Mn2CO10 की स्ट्रक्चर। इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी CO नहीं है जो दोनों मेटल के साथ, एक ही CO दो मेटल से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट देखो जरा, CO2CO8, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO यानी कि कोबाल्ट, ध्यान रखना ये CO कोबाल्ट है, ये CO कार्बोनाइल यानी कि लिगेंड है, और ये दूसरा CO। उसके बाद 1 2 3, 3 CO इससे जुड़े हुए हैं इस तरह से। इसी तरह से 3 CO इसके साथ बॉन्डेड है। कितने हो गए CO? 6 हो गए। 8 है ना, इसमें से 2 जो CO हैं वो एज ए ब्रिजिंग लिगेंड है। ब्रिजिंग लिगेंड इस तरह से बनाएंगे, ये CO इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है। इस तरह से एक CO यहाँ दोनों साइड बॉन्डेड है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है CO2CO8 की। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे बोला क्या क्या बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा EAN जो कि 36 है, और दूसरा नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। इसमें कितने ब्रिजिंग लिगेंड आपको नजर आ रहे हैं? 2 ब्रिजिंग लिगेंड है। नेक्स्ट कंपाउंड है इसी का Fe2CO9। जरा देखो इसको, Fe2, 2 Fe है, ये Fe और ये Fe, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है। उसके बाद CO जुड़े हुए हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 CO इससे बॉन्डेड है और 3 ही CO इससे बॉन्डेड है। उसके बाद देखो जरा, एक CO इस तरह से बॉन्डेड है, सेकंड, और इसमें एक और है वो इस तरह से बॉन्डेड है। तो जरा यहाँ बताएं मुझे नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, सेतु लिगेंड कितने हैं? यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 सेतु लिगेंड है और EN 36 है। इससे पहले हमने देखा था CO2CO8, यहाँ पर 2 ब्रिजिंग लिगेंड है और EN 36 है। और इसके पहले वाला जो पहला कंपाउंड था Mn2CO10, इसमें ब्रिजिंग लिगेंड, सेतु लिगेंड एक भी नहीं है, और EAN कितना आ रहा है इसका? 36। तो EN तो सभी का 36 ही आएगा। तो ये हो गए बहुनाभिकीय संकुल, और ये हमारा होता है EAN जो हम पढ़ रहे थे, प्रभावी परमाणु क्रमांक वाला टॉपिक। नेक्स्ट, अब यहां से फिर एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, यानी कि अगर अभी तक हम देखें तो हमने जो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है वो ये था कि एक तो IUPAC नेम लिखना आना चाहिए, और IUPAC नेम आप तब लिख पाएंगे जब आपको ऑक्सीकरण निकालना आता हो, आपको लिगेंड का आवेश पता हो कि किस पर कितना आवेश है, डेंटिसिटी पता हो, दंतुकता पता हो, कौन कितने लोन पेयर दे रहा है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहां से थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि जो संकुल यौगिक हम देख रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, इन कॉम्प्लेक्स में बंध कैसे बने, किस तरह से वो लिगेंड और मेटल आपस में जुड़े हुए हैं, ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कौन आयनाइज हो रहा है, कौन आयनाइज नहीं हो रहा है, क्या ये समावयवता दर्शाते हैं क्या, इन सब चीजों को हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। यानी कि जटिल यौगिकों में बंध कैसे बनते हैं, इसको समझाने के लिए हमारे पास 3 थ्योरी है, 3 सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। पहला है वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। उसके बाद है संयोजकता बंध सिद्धांत, यानी कि VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। तीसरा हम पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि CFT। ये 3 थ्योरी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नर सिद्धांत से, वर्नर थ्योरी से। देखो जरा, वर्नर वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताया था, इसलिए इसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है वर्नर को। वर्नर ने क्या बताया, बहुत लिमिटेड इसका एनालिसिस था, बहुत लिमिटेड वर्क था, बहुत छोटा काम था, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ हमको पता नहीं चलती। इससे हमको किसी की स्ट्रक्चर, ज्यामिति, किसी यौगिक की ज्यामिति, वो रंग कैसे प्रदान करते हैं, उनमें रंग क्यों अलग अलग होते हैं, इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी सबसे पहले उपसंयोजक यौगिकों के बारे में वर्नर ने बताया, इसलिए इसको उपसंयोजक केमिस्ट्री, उपसंयोजक रसायन का जनक भी कहा जाता है। तो वर्नर ने क्या किया, और हम इसको कंक्लूड करेंगे बाद में कि क्वेश्चन क्या बनता है।
वर्णन ने ये बताया कि जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें दो प्रकार की संयोजकता होती है, वैलेंसी, या यूं बोलने वो दो प्रकार के बंध बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो प्रकार के बंधों के बारे में बताया, दो प्रकार की संयोजकता के बारे में बताया वर्नर ने। इसने कहा कि एक तो होती प्राथमिक संयोजकता और एक होती द्वितीयक संयोजकता। दो तरह की संयोजकता रखता है केंद्रीय धातु परमाणु, जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसमें दो प्रकार की संयोजकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता बोला उसने ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक। तो वर्णन ने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जो ऑक्सीकरण अंक है उस धातु का, वही उसकी प्राथमिक संयोजकता है, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो उसकी द्वितीयक संयोजकता है। तो ये वर्णन ने बताया। फिर इन दोनों में डिफरेंशिएट भी किया, डिफरेंस भी किया, इनमें अंतर भी बताए। जरा इन अंतर को देखें कि वो कौन से अंतर हैं जो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में है। सबसे पहले तो प्राथमिक संयोजकता की बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, यही क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता होती है। उसने कहा द्वितीय संयोजकता क्या है, समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम बात करें K4Fe अभी एग्जांपल हम इसके बाद लेते हैं, लेकिन एक एग्जांपल देखो K4Fe सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। जरा इस कंपाउंड में बताओ Fe का ऑक्सीकरण कितना है, +2। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में Fe की प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई, 2। और इसमें लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लोन पेयर मिल रहे हैं। इसका मतलब द्वितीय संयोजकता कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये तो होता है ऑक्सीकरण अंक और ये होती है समन्वय संख्या। उसके बाद प्राथमिक संयोजकता के लिए लिखा है कि ये ऋणायन द्वारा संतुलित होती है। जैसे जो भी धातु पर आवेश आएगा वो आवेश किससे संतुलित होगा, ऋणायन से। अभी देखते हैं हम किस तरह से। उसके बाद यह द्वितीय संयोजकता ऋणायन और उदासीन द्वारा, या यूं बोल दूं मैं सीधा सीधा, लिगेंड से संतुलित होती है। यानी कि जितना प्लस चार्ज है, सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि जितना प्लस चार्ज है धातु के ऊपर, उतने वहां पर ऋणायन उपस्थित होने चाहिए, उतना ऋणायनिक चार्ज होना चाहिए। और जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उतने उसको लोन पेयर मिलने चाहिए। अब लोन पेयर कहां से मिलते हैं, लिगेंड से। तो द्वितीयक संयोजकता किससे सेटिस्फाई हो रही है, किससे संतुलित हो रही है, लिगेंड से। और प्राथमिक संयोजकता किससे, ऋणायन से। उसके बाद जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनित होती है। कैसी होती है, वो आयनित है, वो आयनाइज हो जाती है। और ये द्वितीय संयोजकता आयनित नहीं होती है, क्योंकि लिगेंड जो है वो धातु के साथ कौन से बंध से जुड़ा होता है, उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। और उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा होगा तो पानी में डालने के बाद वो आयनित नहीं होगा। लेकिन जो डब्बे के बाहर होता है वो आयनित हो जाता है, और जो डब्बे के बाहर है वही प्राथमिक संयोजकता है, और जो डब्बे के अंदर है वो द्वितीयक संयोजकता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद ये जो प्राथमिक संयोजकता है ये धनायन और ऋणायन का अट्रैक्शन है, धनायन और ऋणायन का एक आकर्षण है। और धनायन ऋणायन का आकर्षण मतलब आयनिक बंध, और आयनिक बंध मतलब अदिशात्मक बंध। इसलिए जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अदिशात्मक होती है, जबकि ये दिशात्मक है। क्योंकि द्वितीयक संयोजकता में होता क्या है, लिगेंड जुड़ता है धातु से। कौन से बंध से जुड़ता है, उप सहसंयोजक बंध से जुड़ता है। और उप सहसंयोजक बंध बनेगा तो किसी न किसी दिशा से बनेगा, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। सहसंयोजक बंध है और सहसंयोजक बंध दिशात्मक बंध होते हैं, इसलिए द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, दिशात्मक होती है। प्राथमिक संयोजकता के बारे में बात करें, नेक्स्ट अंतर जो दे रखा है वो ये है कि प्राथमिक संयोजकता धनायन और ऋणायन के बीच का आकर्षण, और धनायन ऋणायन के बीच में आकर्षण कहीं से भी हो सकता है, कोई दिशा फिक्स नहीं है, अदिशात्मक है। और अदिशात्मक है तो कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगी, कोई ज्यामिति भी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राथमिक संयोजकता है उससे हम ज्यामिति को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं होती। ज्योमेट्री तो तब बनती है जब कोई एंगल से, किसी एक बंद कोण से कोण बनता हो, लिगेंड इस तरह से आए, इस तरह से आए, एक कोण बन रहा है तो ज्यामिति बनेगी। और ज्यामिति तभी बन पाएगी जब पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन से लिगेंड आ रहे हों, तो ये ज्यामिति को दर्शाता है। या यूं बोल दूं, द्वितीय संयोजकता की वजह से ज्यामिति होती है कंपाउंड के अंदर, प्राथमिक संयोजकता की वजह से कोई ज्यामिति नहीं होती है, ये ज्यामिति में हेल्प नहीं करता है। वर्नर ने जो कंपाउंड बनाए थे उन कंपाउंड में जो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता को दर्शाने का जो तरीका था वो ये था, प्राथमिक संयोजकता को उसने बताया डॉटेड लाइन से। किस लाइन से, डॉटेड लाइन से। जबकि द्वितीय संयोजकता को किससे बनाते हैं, सॉलिड लाइन। ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे तो ये तो हो जाएगी द्वितीयक संयोजकता, और अगर ऐसे डॉटेड लाइन बना दी तो ये क्या हो जाएगी, प्राथमिक संयोजकता। ये कुछ अंतर हैं, जरा इन अंतर को हम यहाँ पर भी देखें, ये एग्जाम्पल है तब समझ में आएगा कि हमने भी क्या क्या बोला। जरा देखना, एक उदाहरण लिया मैंने COH2O6Cl3। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन कि इस कंपाउंड में ये जो संकुल गिवन है आपको, इसमें कोबाल्ट
कि प्राथमिक संयोजकता कितनी है। तो इसके लिए आप इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकाल लें। ऑक्सीकरण अंक निकालते आपके पास आ जाएगा +3, तो ये +3 हो गया, तो प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई, 3 होगी। ऑक्सीकरण अंक कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। पहला सबसे सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद पूछा आपसे द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको देखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आपको यहां देखना है H2O। एक H2O होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक लोन पेयर देता है। तो 6 वाटर है तो कितने लोन पेयर देंगे, 6 लोन पेयर, यानी कि कोबाल्ट को वाटर से 6 लोन पेयर मिल रहे हैं। या यूं बोल दूं, कोबाल्ट वाटर के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी, 6। तो ये तो हो गया प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। वर्णन ने जो बताया, अब देखो जरा, वर्णन ने कहा कि प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है। मुझे बताना, इस कंपाउंड को पानी में डाल दो, कौन आयनित होगा, क्लोराइड या कोबाल्ट या वाटर, कौन आयनित होगा, क्लोराइड। तो क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे। तो प्राथमिक संयोजकता जो है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहा है। 3 है ना, +3, तो अगर ये +3 आ रहा है तो कहीं ना कहीं -3 भी आ रहा है, तभी तो ये बैलेंस हो रहा है। तो क्लोराइड की वजह से प्राथमिक संयोजकता संतुलित हो रही है और लिगेंड से द्वितीयक संयोजकता संतुलित हो रही है। तो इस तरह से देखा, वर्णन ने जो रिप्रेजेंट किया था कंपाउंड को वो कुछ इस तरह से था कि जो द्वितीयक संयोजकता वाले हैं यानी कि लिगेंड, उसको तो ऐसे सॉलिड लाइन से, बिल्कुल सॉलिड लाइन से शो किया, लेकिन जो क्लोराइड आयन है उनको ऐसे डॉटेड लाइन से शो किया है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कंपाउंड को। दूसरा एग्जाम्पल देखें, COCl3.5H2O। एक तो वर्नर का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता था, कंपाउंड को ऐसे लिखा जाता है COCl3.5H2O, COCl3.6NH3, इस तरह से हमने इसको इस तरह से बनाया बॉक्स वाला कंपाउंड। CO है, H2O कितना है, 5, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो एक Cl अंदर लिखा और 2 Cl बाहर है। इस तरह का एक कंपाउंड है जिसमें, अब इसमें जरा कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालें, जो क्या आएगा, +3। इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, 3। अगर कोबाल्ट पे +3 चार्ज है तो इसका मतलब वहां -3 चार्ज भी होगा, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल है। अब -3 कहां से मिल रहा है, इसको पता है आपको, एक तो मिल रहा है इस Cl- से और 2 मिल रहे हैं यहां से, तो ये 2 Cl- यहां से है और एक Cl- यहाँ, टोटल चार्ज हो गया -3। इन दोनों को मिला दो तो कितना हो गया, -3। तो ये +3 और -3। लेकिन आप यहां ये देख रहे होंगे कि एक क्लोराइड ऐसा है इसमें जो बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स के अंदर है वो लिगेंड भी होता है। तो देखो जरा वापस से, एक क्लोराइड हमारे पास जो है वो बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स के अंदर है वो लिगेंड भी है। तो ये वाला क्लोराइड एक तो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, लिगेंड भी बन रहा है, और यही क्लोराइड हमको -3 लाने में भी हेल्प कर रहा है, यानी कि प्राथमिक संयोजकता को भी प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एक क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड आयन क्या है, ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर किसको बोला मैंने, कि ये लिगेंड भी बन रहा है और प्लस चार्ज को संतुलित भी कर रहा है। तो वापस आते हैं, प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, 3। द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी, 6। 5 तो वाटर है, 1 क्लोराइड है, 6। समझ गए। तो इसका मतलब एक क्लोराइड आयन क्या है, द्वैत प्रकृति शो करने वाला है, वो प्राथमिक संयोजकता को भी संतुलित कर रहा है और द्वितीयक संयोजकता को भी संतुलित कर रहा है। आपको तो बस कंपाउंड देख करके बताना है। जो क्लोराइड आयन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है, संतुलित कर रहा है, उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सॉलिड लाइन भी बनाते हैं और डॉटेड लाइन भी, मतलब एक पूरी सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों यहाँ पर शो की जाती है। लेकिन जो क्लोराइड, देखो जरा, 2 क्लोराइड ऐसे हैं जो केवल ओनली प्राथमिक संयोजकता को दर्शा रहे हैं, उनको हमने डॉटेड लाइन से बनाया, और एक क्लोराइड ऐसा था जो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, उसको डॉटेड और सॉलिड लाइन दोनों से बनाया, और वाटर तो सॉलिड लाइन से बनाने ही है। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। देखो जरा, वापस से मैं रिपीट करता हूं कि वर्नर थ्योरी में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। वर्नर थ्योरी ये कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो उसमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है, एक है प्राथमिक संयोजकता और एक है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या है, ऑक्सीकरण अंक। द्वितीयक संयोजकता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। कोई भी यौगिक आपको दिया जाए तो उसमें ऑक्सीकरण अंक निकाल लो तो वो आ जाएगी प्राथमिक संयोजकता, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कितने लोन पेयर उसको मिल रहे हैं ये निकाल लो तो ये आ जाएगी उसकी द्वितीयक संयोजकता। ये हमने अभी तक पढ़ा और उसमें कुछ अंतर थे। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, जरा उस पर आते हैं हम। वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन इस तरह का बनता है जो हमने यहां पर लिखा है। देखो जरा,
एक कंपाउंड ऐसे दिया जाएगा आपको COCl3.6H2O। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कई सारे बनेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले आप समझ लें कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक कंपाउंड है COCl3.6H2O, आपको ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन में। फिर आगे कुछ कंडीशंस दी जाएगी कि COCl3.6H2O के जलीय विलयन में AgNO3 मिलाया जाए तो हमको 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, 3 मोल AgCl मिल रहे हैं, या AgCl के PPT नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कंपाउंड ये दिया गया है और फिर कुछ कंडीशन लगा के कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और उसके ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए। क्वेश्चन कई सारे बनेंगे, उन सभी क्वेश्चन का ऑप्शन यही है। क्वेश्चन के ऑप्शन ये हैं जो यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 और क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे समझना है पहला क्वेश्चन, COCl3.6H2O के जलीय विलयन में अगर AgNO3 मिला दें, क्या मिला दें? AgNO3, तो हमको जो AgCl मिलेंगे PPT वो कितने मिलेंगे, कितने मोल हमको AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो क्वेश्चन में भी दे सकता है आपको कि 2 मोल AgCl मिले, कितने मोल? 2 मोल AgCl। तो यहाँ देखो जरा कि 2 मोल AgCl कहाँ से मिलेंगे? जहाँ पर 2 क्लोरीन बाहर हों। इस वाले कंपाउंड को देखो, अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो कितने क्लोराइड आयनाइज होंगे? 3 क्लोराइड, क्योंकि 3 क्लोरीन बाहर है, ये पूरा बॉक्स। यहाँ पर अगर इसको आयनाइज किया जाए तो कितने क्लोरीन आयनाइज हो जाएंगे? 2 क्लोराइड आयनाइज हो जाएंगे। इस कंपाउंड को देखो, तीसरे वाले ऑप्शन को, कितने क्लोरीन बाहर है? 1 क्लोरीन बाहर है, तो 1 Cl- आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ बताना जरा, फोर्थ ऑप्शन में कितने क्लोरीन बाहर है? एक भी क्लोरीन बाहर नहीं है, इसका मतलब नो क्लोराइड आयन। यहाँ पर कोई क्लोराइड आयन आपको नहीं मिलेगा। जितने क्लोराइड आयन बाहर होंगे उतने मोल AgCl हमको मिलेंगे, ये ध्यान रखें। तो बताएं जरा मुझे, इस पहले कंपाउंड को वाटर में डाल दें तो ये आयनाइज हो जाएगा। फिर इसमें एक्सिस में, आधिक्य में हम मिला दें AgNO3, तो जैसे ही AgNO3 मिलाएंगे बता सकते हो आप कितने मोल हमको AgCl मिलने वाले हैं। जितने क्लोराइड बाहर हैं बॉक्स के बाहर, उतने ही हमको क्या मिल जाएंगे? AgCl के PPT। तो यहाँ मिलेंगे हमको 3 मोल AgCl वाइट प्रेसिपिटेट। बताएं जरा, दूसरा कंपाउंड है, ये दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है, इससे कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल। 2 मोल हमको AgCl, क्योंकि 2 क्लोराइड बाहर है, यहाँ पर 1 क्लोराइड बाहर है, तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमको? 1 मोल AgCl। बताएं जरा, फोर्थ ऑप्शन में कितने मोल AgCl हमको मिलेंगे? कोई PPT नहीं मिलेगा, नो PPT, क्योंकि एक भी क्लोराइड जो है वो बाहर नहीं है, बॉक्स के बाहर नहीं है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। जरा वापस समझें, एक कंपाउंड दिया है COCl3.6H2O और आगे कंडीशन लगा दी कि इसमें AgNO3 मिला रहे हैं तो हमको 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, बताओ इनमें से कौन सा वो यौगिक होगा? तो सीधा आप आंसर टिक कर देंगे। 3 मोल मिल रहे हैं तो बताओ इनमें से वो कौन सा कंपाउंड होगा? तो आप फर्स्ट आंसर टिक कर देंगे। आपसे बोला गया कि COCl3.6H2O कंपाउंड लिया, इसका जलीय विलयन बनाया, इसमें AgNO3 डाल दिया, लेकिन AgCl का PPT नहीं आ रहा है, तो बताओ जरा इसमें से वो कौन सा फॉर्मूला है कि AgCl का PPT नहीं मिल रहा हो? तो आप सीधा आंसर 4 टिक कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरह का क्वेश्चन देखकर, मतलब ये कंपाउंड देख करके ये ऑप्शन दे दिए और मैंने क्वेश्चन बाद में लिखा है। अब उसके बाद ये तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि कितने मोल AgCl मिल रहे हैं। जरा एक और क्वेश्चन देखो, आयनों की संख्या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कौन कितने आयन बनाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन है। इनमें से कौन कितने आयन बनाएगा, ये यूं बोल दूं मैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है COCl3.6H2O को वाटर में डालने के बाद हमको 4 आयन मिल रहे हैं, 4 आयन, तो बताओ जरा इनमें से वो कौन सा कंपाउंड होगा? ऐसा क्वेश्चन ऐसा बोल दिया आपसे कि COCl3.6H2O कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हमने वाटर में डाला और वाटर में डालने के बाद हमको 2 आयन मिल रहे हैं, तो वो कौन सा आयन में से कौन सा कंपाउंड होगा इन चारों ऑप्शन में से? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो जरा मुझे बताओ, इस पहले वाले ऑप्शन में जो पहला आपने कंपाउंड बनाया है COH2O6Cl3, अगर इसको जलीय विलयन में डाल दिया जाए तो टोटल आयन कितने मिलेंगे? तो देखो जरा, ये 3 क्लोराइड बाहर है तो 3 तो क्लोराइड हो गए और ये पूरा बॉक्स मिलेगा, +3 चार्ज होगा इसके ऊपर, तो एक तो ये पूरा केटाइन और ये 3 क्लोराइड, कितने आयन हो गए? 4। ढंग से समझ लेना इसको, क्या बोला मैंने। कंपाउंड है COH2O6 और ब्रैकेट के बाहर है Cl3, पानी में डाला, तीनों जो क्लोरीन बाहर है वो आयनाइज हो गए, तो 3 तो आयन हो गए क्लोराइड, लेकिन 3 क्लोराइड है तो एक पूरा बॉक्स भी तो होगा ना, वो केटाइन होगा, धनायन होगा, तो एक तो पूरा धनायन है और 3 क्लोराइड, तो टोटल आयन कितने हो गए? 4 आयन हमको यहाँ मिलेंगे। जरा यहाँ बताना कितने आयन मिलेंगे? 2 क्लोराइड है,
जो आयनाइज होंगे, तो ये दो तो ये आयन हो गए और एक पूरा बॉक्स हो जाएगा धन आयन, तो 2 क्लोराइड और एक पूरा धन आयन, तो कितना हो गया 3। तो जो दूसरा नंबर का कंपाउंड है उसमें हमको 3 आयन मिलेंगे। जरा इसमें बताएं थर्ड वाले में कितने आयन मिलेंगे, बॉक्स के बाहर चेक कर लो पहले, तो कितने आयन है, एक ही क्लोराइड है तो एक तो ऋण आयन हो गया, तो एक धन आयन होगा भाई, एक Cl माइनस हो गया तो बचा हुआ धन आयन है बॉक्स वाला पार्ट, तो कितना आयन हो गए 2 आयन हमको यहाँ पर मिलेंगे। जरा चौथे कंपाउंड में देखना, जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ दे रखा है कि अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो हमको कितने आयन मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा, नो आयन, क्योंकि ये इसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो आयनाइज कौन होगा, तो यहाँ पर नो आयन, नो आयन, यहाँ कोई आयन हमको नहीं मिलेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है जरा समझना। COCl3.6H2O कंपाउंड को पानी में डालने के बाद हमको 3 आयन मिल रहे हैं, तो बताओ जरा इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो हम सीधा टिक कर देंगे कि 3 आयन कहाँ से मिल रहे हैं, 2 कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ हमको आयन नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य नहीं करेगा। और वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जहां एक धनायन और एक ऋणायन हो, एक सॉल्ट होना चाहिए। और ये फोर्थ वाला ऑप्शन, इसमें ना तो कोई धनायन है ना कोई ऋणायन है, इसलिए वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य नहीं करेगा। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक तो क्या पूछा जा सकता है, कितने मोल AgCl मिल रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है, जितने क्लोराइड बाहर उतने मोल AgCl, जितने क्लोराइड बाहर हैं उतने मोल AgCl मिलेंगे, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद आयनों की संख्या पूछी जाएगी, तो ब्रैकेट के बाहर जितने आयन है जरा उनको काउंट कर लो, और एक ब्रैकेट, वो ब्रैकेट पूरा एक ही आयन होता है, और ब्रैकेट के बाहर जितने हैं उनको काउंट कर लो तो आपको आयन मिल जाएंगे। देखो जरा इसी क्वेश्चन, यही था वापस एग्जाम्पल, और क्वेश्चन और देखो जरा कितने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, सब एक जैसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो क्या था, AgCl के कितने मोल मिल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कितने आयन हमको मिल रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखना, वापस से यही कंपाउंड, यही COCl3.6H2O, और आपसे बोला जा रहा है कि COCl3.6H2O को पानी में डालने के बाद 100% क्लोरीन आयनाइज हो जाते हैं, तो बताओ जरा फॉर्मूला कौन सा होगा। ऐसा कुछ पूछ लिया, 33.33% क्लोरीन आयनाइज हो जाते हैं, तो बताओ फॉर्मूला कौन सा होगा। यानी कि उसने क्या दे दिया आपको, क्लोरीन आयनाइज होने वाले, आयनित होने वाले क्लोरीन का प्रतिशत दे दिया। अब आयनित होने वाले क्लोरीन का प्रतिशत दे दिया तो आप प्रतिशत निकाल लें यहाँ पर। जैसे उसने बोला कि COCl3.6H2O को वाटर में डालने के बाद 0% क्लोरीन आयनित होते हैं, यानी कि एक भी क्लोरीन आयनित नहीं हो रहा है, तो बताओ जरा फॉर्मूला कौन सा होगा। हरी बात समझ में। तो यानी कि फिर आपको क्लोरीन देखना है कि ब्रैकेट के बाहर कितने हैं। बताएं जरा पहले ऑप्शन में कितने क्लोरीन बाहर हैं, सारे के सारे। यहाँ पहले तो इस क्वेश्चन, इस कंपाउंड को देखो, इसमें टोटल क्लोरीन कितने हैं, 3। आपको 3 क्लोरीन दे रखे हैं, बस अब इसको अकॉर्डिंग देखना यहाँ कितने क्लोरीन बाहर हैं, सारे के सारे क्लोरीन बाहर हैं, तो सारे आयनाइज हो जाएंगे। तो कितने परसेंट आयनाइज हुए, 100%। जलीय विलयन में आयनित होने वाले क्लोरीन का प्रतिशत निकालना है। 3 क्लोरीन है टोटल और तीनों ही बाहर है, तो सारे के सारे आयनित, तो 100% क्लोरीन क्या हो गए यहाँ पर, आयनित हो गए। आ रही बात समझ में। यहाँ दे बताना जा रहा, टोटल क्लोरीन 3 है, 3 में से 2 बाहर है, 3 में से 2 बाहर है, तो कितने परसेंट क्लोरीन आयनाइज हुए, 3 में से 2 है तो 2/3 × 100 कर लें तो कितना आ जाएगा, 66%। 66% क्लोरीन जो है वो आयनित हो जाएंगे। 3 में से 2 आयनित हो रहे हैं, परसेंटेज निकालना है, वो सिंपल है। यहाँ पर टोटल क्लोरीन यहाँ भी थी, वो तो सभी में 3 ही है, और 3 में से 1 बाहर है, मतलब 3 में से 1 आयनाइज हो रहा है, तो 3 में से 1 आयनाइज 1/3 × 100, और उससे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। और बताएं जरा फोर्थ वाले में कितने क्लोरीन आयनाइज होंगे, एक भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्लोरीन अंदर की तरफ हैं। जब क्लोरीन आयनाइज नहीं हो रहा तो कितना, 0% क्लोरीन आयनाइजेबल है। इस तरह से हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट क्लोरीन आयनाइज हो रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन देखना जरा वापस कैसे बनता है। COCl3.6H2O को जलीय विलयन में डालने पर 66% क्लोरीन आयनित होते हैं, तो जरा उसका सूत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। हमने सभी का परसेंटेज निकाल लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखना इसके बाद। ये जो कंपाउंड है COCl3.6H2O कंपाउंड लिखा है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि सांद्र H2SO4 मिलाने पर क्या मिलाया, सांद्र H2SO4। ये सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक होता है, ये जल को अवशोषित करता है, वाटर को अवशोषित करता है, लेकिन कौन से वाटर को, क्रिस्टलाइन वाटर,
क्रिस्टलीकरण जो जल है, कौन सा वाला, जो बाहर लिखा आपने डॉट करके जो वाटर लिखा गया है, उसको ये अवशोषित कर लेगा। अब आपसे पूछा गया है इन सभी चारों कंपाउंड में हमने क्या किया, सांद्र H2SO4 मिलाया। इस सांद्र H2SO4 के मिलाने पर ये वाटर को अवशोषित करेगा, जल को अवशोषित करेगा, और जैसे जल को अवशोषित कर लेगा, इन कंपाउंड्स का, इन यौगिकों का बाहर कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, क्योंकि जल के अणु निकल रहे हैं तो वेट कम होगा। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें सांद्र H2SO4 मिलाएं तो किसके भार में सर्वाधिक कमी आएगी। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके बाहर में सबसे ज्यादा कमी आएगी, वहां पर सबसे ज्यादा कमी आएगी जहां से वाटर को ज्यादा अवशोषित किया गया हो। वाटर को वहां ज्यादा अवशोषित करेगा जहां पर डब्बे के बाहर डॉट करके जो वाटर लिखा गया है वो ज्यादा हो। बता सकते हो डॉट करके जो वाटर लिखा गया है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, इस फोर्थ ऑप्शन में। तो इसको ये 3 वाटर मॉलिक्यूल को अवशोषित कर लेगा तो इसके भार में सबसे ज्यादा कमी आएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4, ये इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक भार में कमी जो है इसमें आएगी, सबसे ज्यादा वाटर को अवशोषित करेगा। क्या बता सकते हैं आप कि सांद्र H2SO4 मिलाने पर इनमें से वो कौन सा यौगिक है जिसके भार में कमी नहीं आएगी? तो वो हो जाएगा पहला, क्योंकि एक भी वाटर बाहर नहीं है, उसके भार में कमी नहीं आ सकती। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वो ये है, देखो जरा पहले तो जरा इसके पहले वाले क्वेश्चन पर, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर आता हूं वापस से, जो आपने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पढ़ा था, आयनों की संख्या। आयनों की संख्या को लेकर के एक तो क्वेश्चन आयनों की संख्या बनती है, दूसरा क्वेश्चन बनता है चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। इनमें से वो कौन सा यौगिक है जो सर्वाधिक चालकता प्रदर्शित करेगा? चालकता वो प्रदर्शित करेगा सर्वाधिक जिसमें आयनों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो आयनों की संख्या पहले वाले में सबसे ज्यादा है, तो ये सर्वाधिक चालकता प्रदर्शित करेगा। एक और क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो चालकता प्रदर्शित नहीं कर सकता, जिसमें धन आयन और ऋण आयन नहीं बन रहे, वो चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें 4 क्वेश्चन देखे हैं इस कंपाउंड को लेकर के। तो ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर सिंपल सा, और जो सबसे ज्यादा बार देखा गया है वो AgCl के PPT वाला होता है, और बहुत सिंपल होता है। वो सिर्फ आपको क्या देखना है, डब्बे के बाहर कितने क्लोरीन है, बॉक्स के बाहर कितने क्लोरीन है, सब इतना देखना है।